हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करेंगे सीए इंटर एफएम एक्सप्रेस रिवीजन बैच में एक बहुत ही प्यारा चैप्टर इंस्टीट्यूट की बुक में चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है लेवरेजेस। हम ये चैप्टर 4th नंबर पे कवर करने वाले हैं। ठीक है सर, लेवरेजेस की बात तो हम शुरू से कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके 4th और 5th हमने हर क्लास में लेवरेजेस की बात की है। बट यहाँ पे हम लेवरेजेस में डीप डाइव करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवरेजेस, कितनी तरह की लेवरेजेस होते हैं और लेवरेजेस का आप पे क्या इंपैक्ट है। बिल्कुल ठीक है, आप क्या हो, फाइनेंशियल मैनेजर्स हो। बिल्कुल ठीक है, हमें सब याद है। सबसे पहले तो सर मीनिंग बताओ लेवरेज का है क्या। आप लेवरेज वर्ड कब से यूज कर रहे हो, मीनिंग क्या होता है। जेनरिक टर्म्स में लेवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या पावर। ठीक है, हमारे टर्म्स में फाइनेंस टर्म्स में क्या है, यूज्ड ऑफ सम फिक्स्ड कंपोनेंट इन पी एंड एल। अच्छा, आप सबको पता है, कॉस्टिंग आपने अच्छे से पढ़ी हुई है। पी एंड एल में कई तरह के खर्चे हैं, कुछ तो है वेरिएबल खर्चे जो आपके सेल्स के चेंज होने से खर्चे चेंज होते हैं, कुछ है फिक्स्ड खर्चे जो कि सेम रहते हैं, सेल्स आपके ऊपर जाए नीचे जाए फिक्स्ड खर्चे चेंज नहीं होते। सर क्लियर है। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान के चलो पीवीआर लिमिटेड का एग्जांपल लेते हैं और उसके पास सिर्फ एक ही थिएटर है। ठीक है, फॉर इजी पर्पसेस हमने माना एक ही थिएटर है जिसका फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए उनका जाता है पर एनम। बिल्कुल ठीक है, एक सिनेरियो मान के चलते हैं, केस 1 जिसमें उनकी सेल्स जा रही है 10 लाख रुपए की। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मान के चलो उनके लिए कितना है, 30% है, यानी कि 3 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन आप सबको पता है क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब आपने निकाला कितना आया, 7 लाख रुपया। 1 लाख उसमें से आपने फिक्स किया, फिक्स कॉस्ट आपके पास क्या बचा, 6 लाख का ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है सर, एक और सिनेरियो लेते हैं अब जिसमें सेल्स आपकी डबल हो गई, यानी सेल्स 10 से हो गई 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट डबल होगी 3 से 6 क्योंकि वो है फिक्स 30% ऑफ द सेल्स। क्लियर है। कंट्रीब्यूशन आपका आ गया अब 14 लाख, 20 माइनस 6 करके। फिक्स कॉस्ट तो सर फिक्स रहती है, जब सेल्स जितनी मर्जी चेंज हो जाए फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, यही तो लेवरेज है। अच्छा, अब आप ईबीआईटी देखोगे 30 लैक्स हो गया। एक बार एनालिसिस करते हैं, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हुआ, सब बच्चे निकालेंगे। 20 लाख माइनस 10 लाख बाय 10 लाख, चेंज कितना हुआ सेल्स में, 100% चेंज हो गया सर, सेल्स आपकी डबल हो गई। बहुत अच्छे। अच्छा सर, एक बार सब बच्चे मुझे चेंज इन ईबीआईटी निकाल के दो। प्रॉफिट्स आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने चेंज हुए हैं सर, हम सबको आता चेंज निकालना। 13 लाख माइनस 3 लाख, सॉरी 13 लैक्स माइनस 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 6 लैक्स, कितना हुआ ये सर, ये तो 116.67% हो गया। ऐसे कैसे हो गया सर, हमारी सेल्स तो सिर्फ अगर 100% बढ़ी, प्रॉफिट्स 116% कैसे बढ़ गए। ये हुआ लेवरेजेस की वजह से, यही तो कमाल है लेवरेजेस का। क्यों, एक बार समझते हैं। क्योंकि आपकी यहाँ पे कुछ एक देखना, फिक्स कॉस्ट थी ये वाली जो कि सेम रही चाहे सेल्स आपकी बढ़ी भी, उस वजह से आपके प्रॉफिट्स पे बेटर इंपैक्ट आया। दिस इज व्हाट लेवरेजेस इज। ठीक है, हमने यहाँ पे ये जो समझा है, दिस इज व्हाट ऑपरेटिंग लेवरेज। क्यों, क्योंकि जो हमने यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट की बात की है ये आपका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, एक बार समझते हैं लेवरेजेस कितने तरह की होती हैं। मतलब क्यों, क्योंकि अगर आपका वेरिएबल कंपोनेंट इंक्रीज हुआ आपका ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होगा ग्रेटर प्रोपोर्शन में, ये हमने ऑलरेडी देखा। अगर मेरी सेल्स 100% से बढ़ी, ईबीआईटी मेरा 116% से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट। सर बहुत अच्छे से समझ आया, आपने एग्जांपल से हमें बहुत क्लैरिफाई कर दिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेवरेजेस की। सर कितने तरह की लेवरेजेस होती हैं, 3 तरह की मेन है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। शॉर्ट फॉर्म आप इसकी डीओएल, डीएफएल और डीसीएल यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड है, एग्जाम में भी ये आपको अलाउड है। क्लियर है सर। सर बट क्या फर्क है तीनों में, क्या तीनों लेवरेजेस क्यों अलग अलग है। देखो, जो तो है ऑपरेटिंग लेवरेज वो रिलेट करती है क्योंकि आपके पास कुछ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट थी, जैसे कि हमने पीवीआर के एग्जांपल में देखा, क्योंकि उनके पास कुछ ऑपरेशंस को रिगार्डिंग कोई फिक्स कॉस्ट थी, इसलिए उनके पास क्या आया, डीओएल आया। सर बहुत बढ़िया। डीएफएल क्या है, क्योंकि आपके पास कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, ये इसके नाम में छुपा हुआ है फाइनेंस, इसका मतलब कुछ आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस फिक्स्ड रहे होंगे जिसकी वजह से आपका डीएफएल आया। अच्छा सर, फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, आप सबको पता है, डेट उसका इंटरेस्ट फिक्स होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड उसका इंटरेस्ट भी मान के चलो अगर फिक्स है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके फिक्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंस।
अगर वो आपका कुछ फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट है उसकी वजह से क्या होगा, डीएफएल होगा। और अगर मैं कंबाइंड देखूं तो इन दोनों को कंबाइंड क्या मानेंगे हम, डीसीएल मानेंगे। यानी कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी आप यूज कर रहे हो, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कॉस्ट भी आप यूज कर रहे हो, डेट और प्रेफरेंस दोनों यूज कर रहे हो, उस वजह से क्या होगा, आपका कंबाइंड लेवरेज होगा। बिल्कुल क्लियर है सर। सर जब आप ऑपरेटिंग लेवरेज की बात कर रहे हो तब आपका बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो आपके बिजनेस से रिलेट करता है। सिमिलरली अगर आप डीएफएल की बात करोगे दैट रिलेट्स टू फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि आपने कुछ फाइनेंशियल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हो, एंड यहाँ पे आप बात करोगे टोटल रिस्क की। सर बहुत बढ़िया, समझ आ गया। एक बार फॉर्मूलाज में जाने से पहले मैं आपको पी&एल स्टेटमेंट से गो थ्रू कर देता हूं ताकि आप बेटर चीजों को कनेक्ट कर पाए। सर ये पी&एल स्टेटमेंट तो बहुत बेसिक है, हमें ऑलरेडी आती है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, ईबीआईटी आया, या फिर हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा अब चलते हैं फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस मैनेजर बोलता है कि इतना तो मेरा इंटरेस्ट भी जाता है, उसमें से माइनस किया, ईबीटी आया, टैक्स माइनस करके पैट आया। अच्छा अब प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा, पैट के बाद माइनस किया, आपके पास आया अर्निंग्स फॉर इक्विटी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके आया ईपीएस। सर ये सब हमें बहुत अच्छे से आता है। प्लस फाइनेंस में हमने ये भी सीखा, अगर आपने ईपीएस को पीई रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास आएगा मार्केट प्राइस पर शेयर। सर ये सब तो बहुत हमें आता ही था ऑलरेडी, क्यों पढ़ा रहे हो। अब हम इसको पढ़ेंगे लेवरेजेस के साइड से। अच्छा पीवी रेशियो हम सब ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कॉस्टिंग में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। यानी कि अगर मैं सिर्फ इन दोनों के रिलेशन की बात करूं, इस चीज की बात करूं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, पीवी रेशियो निकल के आएगा। बहुत बढ़िया सर। सर फिर ये जो आपका डीओएल है, डीओएल क्या होता है, अगर मैं इन दोनों के रिलेशन की बात करूं, कंट्रीब्यूशन की और ईबीआईटी की, मेरे पास क्या आएगा, डीओएल। फॉर्मूला क्या होता है सर, अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को पे करने से पहले वाला पैसा ऊपर लूं, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा कौन सा है, ये वाला, कंट्रीब्यूशन लिया ऊपर, फिक्स्ड कॉस्ट को देने के बाद वाला पैसा नीचे लिया, ठीक है, यानी कि कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी करोगे, आपके पास आएगा डीओएल। सर बहुत बढ़िया, समझ आ गया। अब डीओएल से आपको पता चलेगा कि कितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोपोर्शन है। अच्छा एक बार के लिए समझते हैं। सर डीएफएल क्या है, सिमिलरली डीएफएल के केस में आप ऊपर लोगे उसको पे करने से पहले वाला पैसा, देन फाइनेंस कॉस्ट को पे करने के बाद वाला पैसा नीचे आएगा। बहुत बढ़िया। सर फाइनेंस कॉस्ट तो मेरी शुरू हो रही है यहाँ से, इसको पे करने से ऊपर वाला पैसा कितना है, ईबीआईटी। बहुत बढ़िया, ऊपर आ जाएगा ईबीआईटी, ठीक है। सर नीचे क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट को पे करने के वाला पैसा। पहले एक बार देखें फाइनेंस कॉस्ट कौन कौन सी है। पहली फाइनेंस कॉस्ट सर इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। दूसरी फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट कौन सी है आपकी, प्रेफरेंस डिविडेंड। सर दो तरह की हमने कॉस्ट देखी, जो फिक्स हो सकती है जिसकी वजह से फाइनेंशियल लेवरेज होगा। अच्छा बट सर एक फर्क है, ये जो हमने इंटरेस्ट पे किया ये तो टैक्सेबल एक्सपेंस है, इस पे हमें टैक्स हमने बाद में पे किया, बट जो प्रेफरेंस डिविडेंड सर ये तो हमने टैक्स के बाद पे किया, ये तो दोनों में फर्क हो गया। ओके तो हम दोनों को कर देंगे इक्वेट। अगर हमारा इंटरेस्ट जो है वो टैक्स से पहले आ रहा है, मैं प्रेफरेंस डिविडेंड की ऐसी अमाउंट निकालूंगा जो टैक्स से पहले हो। मतलब एक बात समझना, अगर सपोज आपका टैक्स एक्सपेंस है 100 रुपीज, ठीक है, इन द केस ऑफ इंटरेस्ट आप टैक्स शीट लेते थे, क्या करते थे, 100 1 माइनस 0.30 इज इक्वल टू 70। आप क्या करते थे, पोस्ट टैक्स निकालने के लिए प्री टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स, सब बच्चे करते थे, बहुत अच्छे से याद है। अब अगर मुझे कोई चीज प्री टैक्स निकालनी है, कैसे निकलेगी वो, प्री टैक्स इज इक्वल टू पोस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय, अगर मैंने 1 माइनस टी किया, मेरे पास क्या आ जाएगा, प्री टैक्स अमाउंट आ जाएगी। सिमिलरली प्रेफरेंस डिविडेंड को अगर मुझे प्री टैक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्री टैक्स अमाउंट लूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड की, अगर उसको मैंने 1 बाय टी से डिवाइड किया, 1 माइनस टी से डिवाइड किया, मेरे पास क्या आएगा, प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। सर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे वो अमाउंट निकालना चाह रहे हैं जो अमाउंट मुझे कम से कम चाहिए अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। क्यों, मान के चलो अगर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है 70 रुपए, ठीक है, पीडी 70, टैक्स है 30, ठीक है, आपको कम से कम पीबीटी आपका 100 रुपए होना पड़ेगा, तभी आप 70 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाओगे। ऑल एग्री विद मी, ठीक है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 70 को अगर मैंने 1 माइनस 0.30 से डिवाइड किया, यानी कि 70 बाय 0.7 किया, मेरे पास आ जाएगा 100, दैट इज माई प्री टैक्स
अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। सर बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया, ठीक है। डीएफएल का फॉर्मूला क्या बना, ऊपर फाइनेंस कॉस्ट को पे करने से पहले वाला पैसा यानी कि ईबीआईटी, ठीक है, नीचे उसको पे करने के बाद वाला पैसा मतलब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, पहले तो क्या आएगा ईबीटी, उसमें से अब आप माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड बट टैक्स से पहले वाला पैसा यानी कि पीडी ओवर 1 माइनस टैक्स। सर बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया इन दिनों का रिलेशन क्या है, हमने पी एंड एल स्टेटमेंट को भी समझ लिया है, क्लियर। अब एक बार फॉर्मूलाज पे डीप डाइव करते हैं, इंटरप्रिटेशन पे चलते हैं। सबसे पहले तो इंटरप्रिटेशन क्या है, जो डीओएल की इंटरप्रिटेशन है वो ये बोलती है कि आपका कितना परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होगा बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सर ये तो हमने ऑलरेडी समझ लिया, आपने जब पीवीआर की एग्जांपल ली थी हमने देखा कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स मेरा हो रहा था 100%, बट परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स है 116%। तो इन दोनों को इजीली समझने के लिए अगर आपके पास डीओएल का फिगर गिवन है तो ये फिगर आप निकाल सकते हो। सर बहुत बढ़िया, ये है इसका इंटरप्रिटेशन। अच्छा, अब फॉर्मूलाज डिपेंड करते हैं आपके पास कैसी इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर तो सिर्फ एक ही सिनेरियो गिवन है यानी कि सिंगल पी एंड एल स्टेटमेंट गिवन है, तब आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी यानी कि फाइनेंशियल जो भी आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को पे करने से पहले वाला पैसा और उसको पे करने के बाद वाला पैसा, ठीक है। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन है तो वो तो एक फाइनेंशियल कॉस्ट है सर, उसका ऑपरेशंस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि ऑपरेटिंग आपका जो डीओएल है वो सेम रहेगा। सर क्लियर है। बट अगर सर टू सिनेरियोस गिवन है, टू सिनेरियोस का मतलब जैसे यहाँ पे एक पी एंड एल स्टेटमेंट ये गिवन है, दूसरी पी एंड एल स्टेटमेंट ऐसे गिवन है, दोनों सेम कंपनी की बिलोंग करती हैं, उस केस में आप लोगों को करना पड़ेगा परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी सीख लिया है। सर वो कैसे होगा, आप कर दोगे इनका रेसिप्रोकल। कैसे से रेसिप्रोकल करोगे, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे आप ले आओगे नीचे। एक बार के लिए समझते हैं, मान के चलो ये परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और जो ईबीआईटी नीचे था उसको आप ले आओगे ऊपर, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अच्छा सर यहाँ पे सेल्स और कंट्रीब्यूशन क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आपको बता रहा हूँ दोनों चीजें सेम है। आपको प्रूफ चाहिए, मैं आपको अभी प्रूफ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 100%। एक बारी परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन निकालें, कितना होता है सर, कंट्रीब्यूशन 14 लाख, नया 7 लाख, पुराना ओल्ड कितना था 7 लाख। सर 100%। सर ये दोनों चीजें तो सेम है, आप सही बोल रहे थे बिल्कुल। क्यों सही है, क्योंकि देखो ये दोनों का रिलेशन क्या है, वेरिएबल है, जितना सेल्स चेंज होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। इसीलिए चाहे आप डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन सेल्स लो या परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन लो, फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कैसे गिवन है आप यूज कर सकते हो। सर बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। इसके अलावा डीओएल का एक और फॉर्मूला है, दैट इज 1/MOS। कई बार क्वेश्चंस में आपको ये वाला पीएनएल का डेटा नहीं गिवन है, बट अगर MOS गिवन है, MOS क्या होता है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थोड़ी देर आप वेट करो, 5 मिनट में हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बट अगर MOS गिवन है, आप MOS का रेसिप्रोकल करके डीओएल फाइंड कर सकते हो। क्लियर है सर। सर अब बात करते हैं फाइनेंशियल एवरेज की। फाइनेंशियल एवरेज क्या है, जब आपने फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ली हुई है रिलेटिंग टू योर फाइनेंस यानी कि डेट और प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। इसका सर इंटरप्रिटेशन क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। आपके ईपीएस पे कितना चेंज आता है बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अच्छा ठीक है, इसके फॉर्मूलास क्या है सर, सर प्रेफरेंस सॉरी जो फिक्स कॉस्ट उसको पे करने से पहले वाला पैसा क्या था, ईबीआईटी, ठीक है। उसको पे करने के बाद वाला पैसा कितना है, ईबीटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं गिवन है, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी है, डेट का इंटरेस्ट है, उससे पहले ले लिया उससे बाद ले लिया, बहुत बढ़िया। सर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी गिवन है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रेफरेंस डिविडेंड को आप ले आओगे प्री टैक्स ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड का 1/T। सर बहुत बढ़िया, समझ आ गया। अगर अब यहाँ पे 2 सिनेरियोस गिवन है तो आप लोग अगेन रिवर्स कर दोगे, कैसे सर, ऊपर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी नीचे ले आएंगे, बहुत बढ़िया। सर अब नीचे कैसे करें, नीचे इसका परसेंटेज चेंज करें, इसका परसेंटेज चेंज करें, क्या करें, उसके लिए इजी हमने क्या किया, सीधा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ले लो, जो बिल्कुल आप लास्ट में कैलकुलेट कर रहे हो। अगर मैं पीएनएल की बात करूं, यहाँ पे अगर आपने परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ले लिया तो कहीं ना कहीं आपने इसका इफेक्ट भी दे दिया और इसका इफेक्ट भी दे दिया।
सर बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूलाज अगर आपने एक बार याद कर लिए आपके काफी सम्स सॉल्व हो जाएंगे, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हमने यहाँ पे ले ली है। सर बहुत बढ़िया। अब सर कंबाइंड जब करना है, सिंपल, अगर आपने DOL और DFL को मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा, DCL आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली इस केस में अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, EBIT आपके कट गए, क्या बचा, कंट्रीब्यूशन बाय EBT। बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका EBIT कट गया, क्या बचा, कंट्रीब्यूशन बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। बहुत बढ़िया। और या ऐसे ही 2 सिनेरियोस गिवन है। सर यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या क्या कटेगा, देखो परसेंटेज चेंज इन EBIT कटा, परसेंटेज चेंज इन EBIT कटा, यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स लोगे, आपके पास क्या आएगा, DCL आएगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कुछ एक और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और देखते हैं ICAI आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछता है। एक चीज नोट करना, लेवरेजेस जो है वो डिफरेंट होता है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सेल्स या डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ P&L। सर क्या मतलब है इस बात का, कि अगर आप के पास सिंगल सिनेरियो गिवन है, जैसे कि ये आपका DOL और होगा, अगर आपके पास ये सिंगल सिनेरियो गिवन था, DOL अलग होगा, तो इसीलिए जब मल्टीपल सिनेरियोस गिवन होंगे आप हमेशा परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला से जाओगे, जिससे कि आपके पास एक DOL निकल सके। सर बहुत बढ़िया, हमें समझ आ गया। इसके अलावा ICAI के कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं। ICAI आपको कैसे टेस्टिंग करेगा। ICAI बोलता है अगर किसी कंपनी का लोअर DOL, DFL या DCL है, इसका मतलब है उसका रिस्क कम है, ठीक है। ICAI प्रेफर करेगा रिस्क एवर्स सिचुएशन, जिसमें आप रिस्क कम लेना चाहते हो। तो अगर किसी कंपनी के ये तीनों लेवरेजेस लोअर हैं, दैट मीन्स वो कंपनी बेटर चल रहा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर किसी क्वेश्चन में MOS गिवन है तो हम DOL निकाल सकते हैं। सर आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया, MOS का हम रेसिप्रोकल करेंगे, आपके पास आएगा DOL। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सर अगर क्वेश्चन में मुझे DFL गिवन है और डेट भी गिवन है, ये क्वेश्चन आपकी यहाँ पे क्या लेगा, फिरकी ले रहा है, मतलब क्वेश्चन आपको टेस्ट कर रहा है। एक तो क्वेश्चन ने DFL बता दिया और क्वेश्चन ने आपको डेट भी बता दिया कि आप इस पे इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ हिडन इंटरेस्ट भी है जो आपको फाइंड करना पड़ेगा। एक इलस्ट्रेशन है स्टडी मैट का जो हम सॉल्व करेंगे इन द सुपर 30 क्वेश्चंस, बट अभी के लिए आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, लास्ट में आपके रिवीजन के ये काम आएंगे। क्लियर है। और अगर क्वेश्चन ने आपको बोला कि आप खुद DFL सॉल्व करो, यानी क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन था बट आपने DFL खुद निकाला है, तब ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, तब ये फिरकी नहीं लेनी, तब आपको कुछ भी हिडन इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करके आना है। हो सकता है जो आप यहाँ पे ये DFL निकालो वो सही ना हो, बट स्टिल कोई भी हिडन इंटरेस्ट नहीं निकालोगे। तो समझ आया। इसका भी एक नो योर टेस्ट योर नॉलेज का एक क्वेश्चन है, उस पर भी हम आएंगे और ये इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया सर। और क्वेश्चन आपको क्या देता है, क्वेश्चन अगर बोलता है कि अगर 25% चेंज इन सेल्स करने की वजह से मेरा सारा का सारा EPS वाइप आउट हो गया, मतलब सेल्स तो मैंने सिर्फ 25% चेंज की बट EPS सारा वाइप आउट हो गया। सारा वाइप आउट हो गया का मतलब EPS में चेंज कितना हुआ, 100% चेंज हुआ। दैट मीन्स चेंज इन EPS इज 100%। अच्छा सर अगर मुझे DCL निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं, चेंज इन सेल्स मुझे पता है, अब चेंज इन मुझे EPS भी पता है कितना, 100%। तो इन दोनों को यूज करके आप DCL निकाल सकते हो। दैट विल बी योर 4 इन माई केस। सर बहुत बढ़िया, समझ आया। देन अगर ICAI कुछ पूछे रिस्क का मेजर क्या है, DOL, DFL, DCL तीनों मेजर्स ऑफ आपके रिस्क होते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है एग्जाम में वो है आपकी एसेट टर्नओवर रेशियो की। रेशियो तो बहुत सिंपल है। रेशियो क्या बोलती है सर, सेल्स लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करेंगे, मेरे पास आ जाएगी एसेट टर्नओवर रेशियो। अच्छा अब कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एसेट टर्नओवर रेशियो तो दे रखी होगी, कई बार आपको सेल्स नहीं गिवन होगी या कई बार टोटल एसेट्स नहीं गिवन होगा। आप इन दोनों रेशियो को यूज करके या तो आप सेल्स फाइंड कर सकते हो या फिर टोटल एसेट्स फाइंड कर सकते हो। सर टोटल एसेट्स क्या होता है, अगर तो क्वेश्चन में आपको नॉन करंट एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है और करंट एसेट्स गिवन है, सर ये मेरे हो गए टोटल एसेट्स। अच्छा कई बार क्वेश्चन एसेट साइड से इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो आपको इक्विटी साइड से इंफॉर्मेशन देगा। वो बोलेगे आपके इक्विटीज इतनी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज इतनी है, करंट लाइबिलिटीज इतनी है। अगर सर इन सबको टोटल किया, बैलेंस शीट का टोटल तो आ गया, दैट विल बी सेम एज योर टोटल एसेट्स। आप इसको यूज करके यहाँ पे फिगर पुट इन करोगे, ATR गिवन होगा, आप सेल्स निकाल सकते हो और इसको आप फिर बाद में लेवरेजेस के फॉर्मूला में यूज कर सकते हो।
सर बहुत बढ़िया, समझ आया। सर चेंज इन कैसे निकालना है? जब आपने चेंज की बात करते हो, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, हमेशा न्यू माइनस ओल्ड करोगे। अगर आप एग्जांपल की बात करोगे पीवीआर में, हमने यहाँ पे कैसे किया था, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। हमेशा चेंज आप ऐसे ही कैलकुलेट करके आओगे, चाहे वो किसी भी चीज का हो। बहुत बढ़िया सर। आगे आप चलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर ना ही आप कमा रहे हो, ना ही कुछ प्रॉफिट्स हैं आपको, ना ही कुछ लॉसेज हैं। अच्छा, आप भगवान से ये मानते हो, सपोज मैंने कुछ आज नया बिजनेस शुरू किया, मैं भगवान से मांगता हूँ, हे भगवान बचा लियो, मेरे एटलीस्ट लॉसेज ना हो। ठीक है, एक बारी के लिए प्रॉफिट्स मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लॉसेज मत होने देना। हम लोग लॉसेज से बहुत डरते हैं। तो इसमें हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं एक ऐसा पॉइंट जो आपको बताएगा उस पॉइंट पर अगर आप पहुंच गए तो आपके ना प्रॉफिट्स होंगे ना लॉसेज होंगे। अगर इस पॉइंट के ऊपर गए देन यू विल बी इन प्रॉफिट्स, अगर इस पॉइंट के नीचे गए तो यू विल बी इन लॉसेज। बहुत बढ़िया सर। अब ऐसे ही बीईपी भी दो तरह का है सर, फाइनेंशियल बीईपी और ऑपरेटिंग बीईपी। अच्छा, जैसे हमने लेवरेजेस पढ़ा ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड, ऐसे ही बीईपी भी हम 3 बार पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। तो यहां पे आपको सोच रखनी है क्या आप कौन हो, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के बंदे हो। जब आप ऑपरेशंस में हो तो आपकी क्या सोच होती है कि जो भी मेरी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, हे भगवान कम से कम मेरी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए। अच्छा, तो सर बीईपी कैसे निकालोगे? बीईपी इज दैट कि कम से कम मैं उतनी सेल्स कर लूं कि मेरा 0 ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, यानी कि मेरा 0 ईबीआईटी हो। अच्छा, कैसे निकालोगे सर? एक बार के लिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे आया कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, और यहाँ पे आया ईबीआईटी। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा लॉसेस ना हो ना ही प्रॉफिट्स हो ऑपरेशंस के लिए, दैट मीन्स मेरा ईबीआईटी 0 हो। अच्छा, इसका मतलब क्या कि जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट थी, मान लो ये 10 लाख रुपए थी, सारे की सारी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन भी हो तभी ये क्या 10 लाख में से 10 लाख जब माइनस करोगे 0 हो गया। अच्छा, इसका मतलब मुझे उतना कंट्रीब्यूशन चाहिए जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है। बहुत बढ़िया सर, समझ आ गया हमें। अब इसको मैथमेटिकली कैसे निकालोगे? अगर आपने सेल्स निकालनी है, यहाँ पे सेल्स आपकी कितनी है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेल्स की यूनिट्स, और अगर आपने इसको मल्टीप्लाइड बाय किया प्राइस तो आपके पास आ जाएगा बीईपी, सेल्स यूनिट्स। बहुत बढ़िया सर। और अगर आपके पास पीवी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करोगे आपके पास ऑपरेशंस के लिए बीईपी आ जाएगा। अब इसकी डेरिवेशंस एंड ऑल अगर हम उसमें जाते हैं, ये क्यों है कैसे है, एग्जांपल्स लेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ हम फॉर्मूलाज को टच करके रिवीजन कंप्लीट करते हैं। इन द रेगुलर बैच हम ये सब बहुत डिटेल में कवर करेंगे। बहुत बढ़िया सर। सर अब फाइनेंशियल बीईपी क्या होता है? अब आप कौन हो? फाइनेंस डिपार्टमेंट के बंदे हो। आपकी सोच क्या रहेगी, हे भगवान जो भी मेरे फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, यानी कि जो भी मेरा इंटरेस्ट है, जो भी मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है, कम से कम मैं उतना पैसा कमा लूं। अच्छा, उसमें क्या आप फाइंड करना चाहते हो, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच आपका 0 प्रॉफिट है आफ्टर फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी कि आप 0 ईपीएस की बात कर रहे हो। अच्छा, मतलब आप उतना ईबीआईटी कमाना चाहते हो, कितना, कम से कम कि मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट सारी आ जाए और प्रेफरेंस डिविडेंड मैं प्री टैक्स वाला कमा पाऊं, ताकि मैं टैक्स पे करके उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर पाऊं। सर बहुत बढ़िया, हमें समझ आया कि कैसे हमने फाइनेंशियल बीईपी निकालना है। सर अब कंबाइंड बीईपी क्या होता है? कंबाइंड बीईपी जब आप सेंट्रलाइज्ड पर्सन हो, जब आप ओवरऑल कंपनी को लीड कर रहे हो, तब आपको ऑपरेशंस और फिक्स्ड कॉस्ट आप कहते हो कि ठीक है मेरे लिए दोनों चीजें कंबाइंड बताओ, कंबाइंड बीईपी क्या है? तब आप क्या बोलोगे, हे भगवान कम से कम मैं उतनी सेल्स कर पाऊं कि मैं अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी निकाल लूं और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी निकाल लूं। अच्छा, कैसे निकालोगे? ऊपर आपने लिया ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स, डिवाइडेड बाय आपने किया यहाँ पे पीवी रेशियो। इससे आपके पास क्या आएगा, सेल्स का अमाउंट आएगा। इससे सर और भी ऑपरेशंस हैं, या तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेते डिवाइड करके, यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी ले सकते हो, उससे क्या आएगा, सेल्स का यूनिट्स आ जाएगा, उसको अगर आप सेल्स से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा सेल्स का अमाउंट। सर बहुत बढ़िया, हमें तीनों चीजें समझ आ गई। अब और आगे चलते हैं, एमओएस के बारे में मैंने आपको बोला था एमओएस के बारे में चर्चा करेंगे। सर एक बार के लिए मान के चलो आपकी जो टोटल सेल्स है उसके हम 2 हिस्से कर सकते हैं।
अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि भगवान कम से कम इतनी सेल्स हो कि मेरा लॉस ना हो ना ही प्रॉफिट हो। अच्छा, मान के चलो ये आपकी बीईपी सेल्स है। अब अगर आपकी एक्चुअल सेल्स इतनी है तो इसका मतलब इतनी सेल्स तो आपकी वो है जिसमें से आपने प्रॉफिट्स भी नहीं कमाया, लॉसेस भी नहीं करे, बट जो इन दोनों का फर्क है उससे आप सारे प्रॉफिट्स कमा रहे हो। तो जो इन दोनों का फर्क है हम उसको क्या बोलते हैं, एमओएस सेल्स। अच्छा, टोटल सेल्स के मैंने कर दिए दो हिस्से, एक तो बीईपी एक एमओएस। ठीक है, बीईपी आप सबको अच्छे से पता है, सेल्स एट विच मेरा प्रॉफिट जीरो हो, यानी कि उतनी सेल्स जिससे मैं अपनी कॉस्ट्स रिकवर कर पाऊं। बचाया जो भी बाकी आपकी सेल्स बची वो क्या होंगी, अदर रिमेनिंग सेल्स, जिसमें से आप प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हो। बहुत बढ़िया। फिर अब एमओएस सेल्स कैसे निकाल सकते हैं, देखो या तो आप इन दोनों को प्लस कर लो, सेल्स बीईपी सेल्स प्लस एमओएस सेल्स, आपके पास आ जाएगा टोटल सेल्स। तो अगर क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे टोटल सेल्स गिवन है, बीईपी सेल्स आपने निकाल लिया तो आप एमओएस सेल्स निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया। और अगर आपने एक बार एमओएस निकाल लिया तो उसका आप रेसिप्रोकल करके अपना डीओएल निकाल सकते हो। सर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। बहुत बढ़िया। अगर आपको अब एमओएस सेल्स इन यूनिट्स डायरेक्टली निकालना है तो इसका मतलब क्या है, आप चाहते हो कि सिर्फ सारा का सारा मेरा प्रॉफिट ही हो। अच्छा, प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अब आपकी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं है, फिक्स कॉस्ट आप ऑलरेडी रिकवर कर चुके हो। उसको निकालने के लिए अगर आपने ईबीआईटी बाय कंट्रीब्यूशन किया या फिर ईबीआईटी बाय पीवी रेशियो किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एमओएस सेल्स आ जाएगा। सर बहुत बढ़िया, हमें यहाँ पे समझ आ चुका है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको बीईपी एंड एमओएस सेल्स यूनिट्स में भी निकाल के आना, अमाउंट्स में भी निकाल के आना कि कितना आपका बीईपी सेल्स है कितना एमओएस सेल्स है, और एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स भी निकाला ना। मान के चलो कि 60% आपका बीईपी सेल्स है, 40% एमओएस सेल्स है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तीनों चीजें करके आना, वरना अगर किसी चीज में क्वेश्चन ने पूछा कि डायरेक्टली आप ये चीज निकाल के दो तो आप वो चीज निकाल के आ जाओगे। बहुत बढ़िया। सर एनालिसिस करें अब लेवरेजेस का, हमने लेवरेजेस तो निकाल ली, अब इसका एनालाइज कैसे करें, इसको डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज करें। अब आप चीज एक मेरे को फॉलो करना, अगर आपकी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है यानी कि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, मतलब आपका डीओएल ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा आएगा। क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, आपको उस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए सेल्स भी ज्यादा करनी पड़ेंगी, यानी कि आपका बीईपी पॉइंट जो ऑपरेटिंग बीईपी पॉइंट है वो भी ज्यादा होगा। अच्छा, अगर इसका रिवर्स कर दूं, तीनों चीजें कम होंगी, फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो डीओएल कम होगा, डीओएल कम है तो आपका ऑपरेटिंग बीईपी भी कम होगा। बहुत बढ़िया। सर अगर मान के चलो ऐसा बिजनेस है मेरी फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, फिक्स कॉस्ट जीरो है, उस केस में आपका डीओएल क्या निकल के आएगा, सर जीरो निकल के आएगा, नो डीओएल, देन आपका ऑपरेटिंग बीईपी कितना होगा, जीरो होगा, यानी कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट ही जीरो है क्योंकि कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। सर बहुत बढ़िया। एक और एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो, अगर आपका डीओएल पॉजिटिव निकल के आ रहा है इसका मतलब है आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी सेल्स ज्यादा है ऑपरेटिंग बीईपी पॉइंट से, यानी कि आप ज्यादा कमा पा रहे हो अपने बीईपी पॉइंट से, इसका मतलब आपका ईबीआईटी पॉजिटिव है। अगर इसका रिवर्स सिनेरियो ले लूं यानी कि नेगेटिव है तो आपका सेल्स क्या है, कम है ऑपरेटिंग बीईपी पॉइंट से और आपका ईबीआईटी भी नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसके साइंस देखोगे, जो साइंस आपके डीओएल के रहेंगे वही साइंस आपके ईबीआईटी के भी रह रहे हैं। बहुत बढ़िया। सर अगर डीओएल मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूं दैट इज इनफाइनाइट, तो इस केस में अगर सेल्स इक्वल टू मेरे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि मेरा सेल्स उतना ही हो रहा है जितना मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, उस केस में मेरा ईबीआईटी जीरो है। सर वही तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। जी हाँ, जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे होगे आपका डीओएल क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बहुत बढ़िया। ऑन द सिमिलर लाइंस आप फाइनेंशियल एवरेज को भी समझ सकते हो, नोट्स आपके लिए हाजिर हैं, आप एक बार समझना, आपको सारी चीजें टिप्स पे समझ आ जाएंगी। बहुत बढ़िया। सर और कुछ बताओ, अगर आपका डीओएल ज्यादा होगा हमने देखा तो क्या होगा, मेरा रिस्क ज्यादा है। आईसीआई क्या मानता है, कई बार इसको हायर बीटा भी ले लेता है कि रिस्क ज्यादा है। हमने सीएपीएम में पढ़ा था बीटा क्या है, एक रिस्क मेजर है। तो अगर मेरा डीओएल हाई है इसका मतलब मेरा रिस्क ज्यादा है, इसका मतलब मेरा बीटा ज्यादा है। ठीक है। एक और पॉइंट एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है कि डीओएल एंड डीएफएल कभी भी 0 एंड 1 के बीच में नहीं हो सकते हैं, या तो 1 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा, इनफाइनाइट भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक और कॉन्सेप्ट आप पढ़ लें, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हमने ऑलरेडी वैसे इस पर टच अपॉन किया था, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में कट ओवर करते हैं।
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, हमने उस दिन पढ़ा था। मान के चलो ये आपका एक बेस है इक्विटी, अब इसके ऊपर आपने डेट रेज किया, यानी कि क्योंकि आपके पास कुछ एक इक्विटी थी एज अ बेस, अब आप डेट रेज कर रहे हो, ठीक है। आप सबको पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने पढ़ाया है क्या, कि जो केडी है वो कम होता है कि ई ज्यादा होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट कम है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं डेट ज्यादा रेज करूंगा मुझे प्रॉफिट्स होने के हाई चांसेस हैं, बट प्रॉफिट्स आपको तभी होंगे अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। एक एग्जांपल है ना, अगर आप ज्यादा पैसे कमा पा रहे हो अपने केडी से, यानी अगर मान के चलो 15% प्रोजेक्ट है, 8% आपका केडी है, तो जो आपका ये 7% का डिफरेंस है, जितने आप ज्यादा पैसे कमा पा रहे हो, सारे के सारे प्रॉफिट्स जाएंगे इक्विटी ओनर्स को, जिससे क्या होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। सर बहुत बढ़िया, समझ आ गया। बट ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। अगर मैं कम पैसे कमा पाया, आरओसीई कम है देन केडी, उस केस में मेरा लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं सिर्फ 6% कमा पाया, मुझे सर 8% तो देना ही पड़ेगा, केडी तो आपको देना ही पड़ेगा, तो जो 2% का लॉस है ये किसको बेयर करना पड़ेगा, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसीलिए जो आपका लेवरेज है वो क्या है, एक डबल एज स्वॉर्ड है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, लेवरेजेस आपको बेनिफिट देंगे, और अगर गलती से कोविड आ गया या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई आपका बिजनेस खराब है, यही लेवरेजेस आपके लिए तलवार का काम करेंगे, आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे। बहुत बढ़िया सर। सो विद दिस वी कंप्लीट द लेवरेजेस चैप्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे सुपर 30 क्वेश्चंस ऑफ द लेवरेजेस, और मिलते हैं बाकी चैप्टर्स में। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ FM एक्सप्रेस रिवीजन बैच में। थैंक यू।